नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं उनका भी और जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी। तो ये मेरी सिविल जज एडीपीओ की क्लास है। एमपी सिविल जज, सीजे और एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है, जिसका ये ऑनलाइन वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसका भी आप लाभ लें। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको 1860 माने भारतीय दंड संहिता 1860 का जो मुख्य अपराध है वो है लूट और डकैती। तो लूट और डकैती ये आपकी किस धारा से किस धारा तक में है? तो धारा 390 से लेकर के 402 तक में है। तो इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये जो है वो भाग 1 है ये, और शीघ्र ही आपको कल इसका जो है भाग 2 भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हम पूरा लूट और डकैती से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सभी आपको बताने जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। पहले तो हम लेते हैं पहले लूट। तो लूट को जो है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है? पहला मौलिक क्वेश्चन आपका यही बनता है। तो धारा कौन सी है? 390। धारा 390 में जो है वो लूट को परिभाषित किया गया है। और यदि देखें तो लूट की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि यही कहा गया है कि हर लूट में जो है वो चोरी या उद्यापन जो है वो सम्मिलित होता है। हर लूट में चोरी या उद्यापन सम्मिलित होता है, और चोरी या उद्यापन ही कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है वो लूट के अपराध में परिवर्तित हो जाते हैं। माने चोरी या उद्यापन ही जो है वो कुछ विशेष स्थितियों में लूट बन जाता है। तो हमने पहले लिख रखा है कि प्रत्येक लूट में उद्यापन या चोरी जो है वो शामिल होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि चोरी जो है वो कब लूट हो जाती है। तो चोरी और उद्यापन दोनों अपराध हमने पढ़ चुके हैं। हम धारा 378 में आपका हमने चोरी पढ़ाई थी, अच्छे से समझा के पढ़ाई थी। उद्यापन भी अपराध जो है हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो दोनों अपराधों का बेसिक आपको मालूम है ना। तो उसी बेस को लेकर के हमको आगे चलना है। तो चोरी कब लूट है? तो चोरी लूट है यदि है ना, यदि जो अपराधी है वो क्या करता है? चोरी करने के लिए, माने कि वो चोरी करने जा रहा है या चोरी करने की प्लानिंग बना रहा है, पहुंच गया आपके पास और चोरी, चलो चोरी किया जाए, है ना, चलो इस घर में चोरी करना है, चलो इस घर में जो है वो चोरी करना है। तो चोरी करने के लिए या चोरी करने में, है ना, या चोरी करने मतलब चोरी करने के दौरान, या चोरी की संपत्ति, है ना, जो संपत्ति उसने चोरी की है उस संपत्ति को ले जाने में या ले जाने का जो है वो प्रयत्न करने में, है ना, प्रयत्न करने में क्या करता है अपराधी जो है वो इन उद्देश्यों से, है ना, इस उद्देश्य से क्या करता है? स्वेच्छा मतलब जानबूझ करके, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कई निर्णय भी हैं कि अभियुक्त चोरी करना उसका उद्देश्य चोरी करता है, लेकिन चोरी करने के दौरान भूलवश जो है वो कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति की वो गले की चेन काटना चाह रहा है ना, और उसका थोड़ा सा जो है वो ब्लेड जो है वो किसको लग गई? गले में लग गई। तो ऐसी स्थितियों में न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं कि उसका जो है वो स्वेच्छा उसने उपपत्ति कारित नहीं की, है ना, स्वेच्छा उसने इस तरह की कोई बात कारित नहीं की, तो इसलिए चोरी जो है वो चोरी ही रहेगी, लूट नहीं बन जाएगी। तो ले जाने में, प्रयत्न करने में स्वेच्छा माने जानबूझकर किसी व्यक्ति की, है ना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कोई फिक्स व्यक्ति नहीं कि जिस घर में चोरी कर रहे हैं। यदि कोई मोहल्ले का व्यक्ति है, अगर उसने देख लिया वो आ गया यहाँ पे और हमने उसको भय कारित किया, तो यहाँ पे व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति से मतलब नहीं, इस घर में चोरी हुई है, इसकी वस्तु चोरी की गई है ना, कोई भी व्यक्ति। तो लिखा है कि किसी व्यक्ति, है ना, किसी व्यक्ति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति भी हमने पढ़ाया है आपको, है ना। उपहति माने होता है चोट, हर्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उपहति, या उसका सदोष अवरोध भी हमने पढ़ाया है कि किसी व्यक्ति को जो है वो किसी दिशा विशेष में जाने से रोकना, क्या कहलाता है? सदोष अवरोध कहलाता है। स्वेच्छा, है ना, स्वेच्छा, किसी व्यक्ति को किसी दिशा विशेष में जाने से रोकना, जिस दिशा में उसको जाने का हक है, अधिकार है ना। तो ये कहलाता है आपका सदोष अवरोध। तो सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल जो है सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का जो है वो प्रयत्न करता है।
तो उसकी सिंपल परिभाषा है, चोरी लूट हो जाती है यदि चोरी करने के लिए, चोरी करने में या चोरी की संपत्ति ले जाने में या ले जाने का प्रयत्न करने में अभियुक्त क्या करता है, किसी व्यक्ति को जो है वो भय कारित करता है ना। और भय किस तरह कारित करता है, मृत्यु का भय कारित करता है या जो है वो उपहति का भय कारित करता है या सदोष अवरोध का भय कारित करता है। तो इस प्रकार से अगर वो भय कारित करता है ना, तो यहाँ पे चोरी चोरी न रह करके क्या हो जाएगी, लूट हो जाएगी। तो इन स्थितियों में चोरी जो है वो लूट हो जाती है। चलिए, हमने ऐसा बताया कि लूट में उद्यापन या चोरी सम्मिलित होती है, तो उद्यापन भी जो है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या हो जाता है, लूट हो जाता है। तो उद्यापन कब लूट है ना, उद्यापन कब लूट है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो सार रूप में क्या निकलता है। उद्यापन में क्या होता है, चीज़ें वही हैं, चीज़ें सेम हैं, जो उद्यापित वस्तु है उसको वो तत्काल अगर मांगता है, वो तत्काल भय कारित करता है ना, कि अभी हम भय कारित करेंगे, अभी हम कर देंगे, अभी आपकी लड़की को हम मार देंगे, नहीं तो आप इतना पैसा हमको दे दो। तो ये तत्काल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूट हो जाएगा। लेकिन अब कहते हैं मैं तुम्हारी लड़की को मार दूंगा, नहीं तो तुम हमको जो है वो इतना पैसा देना, हमको 50 लाख रुपए तुम हमको देना। तो देना माने भविष्य की बात है, 2 दिन 4 दिन बाद देना, महीने बाद देना। लेकिन लूट में क्या होता है कि तत्काल जो जिसको भय कारित किया जाता है वो उसकी उपस्थिति में होता है, और जो उद्यापित राशि चीज़ है, वस्तु है, उसको जो है तत्काल उसी समय जो है वो देने के लिए कहा जाता है। यही कुछ इस धारा में लिखा है। चलिए देखते हैं। उद्यापन लूट है, उद्यापन लूट है यदि, है ना, यदि अपराधी वह उद्यापन करते समय, है ना, अपराधी जब उद्यापन कर रहा है भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में, माने जिस व्यक्ति को भय में डाला गया है उस व्यक्ति की उपस्थिति में, उन्हें अपराधी स्वयं वहाँ पर उपस्थित है और भय डाल रहा है, और उस व्यक्ति को स्वयं या स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की, तो हमने बताया कि किसी अन्य व्यक्ति की भी उपहति कारित करने का भय कारित करके उद्यापन किया जाता है, या तो सीधे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको हम भयभीत करते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति को हम भयभीत कर माने कि धमकी देते हैं कि हम उसको ऐसा कर देंगे, नहीं तो आप ऐसा करिए, तो उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की, है ना, याद रखिए, किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, है ना, तत्काल माने तुरंत, उसी समय, है ना, तुरंत फुरंत, बाद में नहीं, तुरंत फुरंत, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध, है ना, के भय में डालकर वह उद्यापन करता है। और इस प्रकार जिस व्यक्ति को उसने भय में डाला है, तो इस प्रकार भय में डालकर भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज़, है ना, ये चीज़ हमने बताया था जब उद्यापन पढ़ा रहे थे। तो ये चीज़ क्या हो सकती है, कोई संपत्ति हो सकती है, कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है, या कोई हस्तांतरित या स्टाम्पित, है ना, मुद्रांकित, क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको भविष्य में आगे चलकर क्या कर सकते हैं, उसको मूल्यवान प्रतिभूति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो चीज़ उसी समय और वहाँ ही, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, ये शब्द ही आपको जो है वो उद्यापन को लूट में बदलते हैं। तो जो चीज़ उद्यापित उसने डिमांड की जिस चीज़ की, उस चीज़ को वो कहता है कि तुरंत इसी समय यहीं पे हमको दे दो, या किसी व्यक्ति को दे दो, हमारे बगल में कोई खड़ा इसको दे दो। तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या होता है कि उद्यापन जो है वो लूट बन जाता है। अब यहाँ पे हम एक स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं कि अपराधी की उपस्थिति कब मानी जाएगी, अपराधी उपस्थित है इसके हिसाब से ये कब माना जाएगा। तो इसमें लिखा है कि अपराधी अगर पर्याप्त निकट है तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति वहाँ पर, अपराधी घटनास्थल पर जो है वो उपस्थित है। ये पर्याप्त निकट है, ये आपका कैसा प्रश्न है, ये तथ्य का प्रश्न है जो हर मामले में डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए कि अपराधी, ये हम क्लासरूम है ना, हम लोग एक्सेलेंस मास्टरमाइंड की एक रमा गोविंद में स्थित क्लास में हैं, वो कोई यहाँ पे आकर के, दरवाज़ा है ये, यही दरवाजे में आकर के हमको एक कट्टा दिखाता है, वो बोलता है कि हमको 50,000 रुपये तुरंत दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, छुटकी को गोली मार देंगे। किसको गोली मार देंगे, छुटकी को गोली मार देंगे। तो हम उसको जो है पैसा दे देते हैं। तो
यहाँ दरवाजे के बाहर खड़ा है वो, लेकिन यहाँ पे अपराधी की उपस्थिति जो है वो पर्याप्त निकट है ना। यहाँ से वो गोली मार सकता है। यहाँ से मुश्किल कितनी दूरी होगी, यहाँ से मुश्किल जो है दूरी होगी आपकी 6 से 7 फीट, है ना। तो 6 से 7 फीट गोली जा सकती है आराम से। कल्पना कर सकते हैं कि गोली वहाँ से मारेगा तो यहाँ तक आ जाएगी वो। तो यही बताया गया स्पष्टीकरण में कि अपराधी उपस्थित कहलाएगा यदि वह पर्याप्त निकट है ना। माने भय जो जिसका दिखा रहा है वो भय जो है वो सही मायने में उसको पूरा भी कर सकता है ना। मृत्यु का भय दिखा रहा है तो मार भी सकता है, उपपत्ति का भय दिखा रहा है तो उपपत्ति भी कर सकता है। फिर आगे हम चलते हैं तो धारा 390 में आपके 4 दृष्टांत दिए गए हैं। मैं दृष्टांत यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आपने अगर इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप दृष्टांत समझ जाएंगे। तो ये दृष्टांत जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं और कई बार ये एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं। तो इसमें जो अपराध हुआ है वो आपको बताना है आंसर के रूप में, तो इन दृष्टांतों को आप देख लीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। लूट, चोरी या उद्यापन का गुणोत्तर या बढ़ा हुआ रूप है। ये तो यहीं पे साबित हो गया। इन दोनों को जब हमने पढ़ा, चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है, तो लूट जो है वो या तो उसमें चोरी होती है या उसमें उद्यापन होता है। और लूट जो है वो गंभीर अपराध है। चोरी या उद्यापन की अपेक्षा लूट जो है वो गंभीर अपराध है, इसलिए इसकी सज़ा जो है वो ज़्यादा है। सज़ा की चर्चा हम अपने भाग 2 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम केवल इतना ही बता रहे हैं। और इसमें जो लूट का जो मुख्य सार है, लूट अपराध का मुख्य सार क्या है, हिंसा के आसन्न भय की उपस्थिति मात्र, है ना। इसमें क्या होता है कि हिंसा का जो है वो भय जो है वो आसन्न माने बिल्कुल निकट होता है ना, उसकी उपस्थिति मात्र जो है वो यहाँ पे अंतर है। माने मुख्य सार है हिंसा के आसन्न भय की उपस्थिति मात्र जो है वो लूट अपराध का जो है वो सार है, तत्व है ये, है ना। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो लूट में हिंसा का भय पर्याप्त है। लूट में हिंसा का भय पर्याप्त है। जरूरी नहीं कोई हिंसा की गई हो। यदि उसने मारने की धमकी दी आपको, पैसा आपसे ले लिया तो तुरंत ले लिया तो ये लूट हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि आपको गोली मार दी जाए। अगर मार भी दे और फिर लूट ले तो लूट ही होगी, है ना। मार ना दे नहीं तो फिर लूट सही, तो हत्या से लूट होगी वो। जैसे किसी व्यक्ति को हम बोले तुमको हम मारेंगे, उपहति पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, है ना, और चोट पहुंचा भी दे उसको और फिर जो है उससे पैसा ले ले, तो यहाँ पे भी लूट है। लेकिन अगर उसने कोई चोट नहीं पहुंचाई है, केवल चोट का क्या किया है, भय दिखाया है, चोट का भय दिखाया है ना, और पैसा ले लिया है, तो यहाँ पे भी जो लूट हो जाएगी। और अभी एक MPPSC में एक क्वेश्चन आया था आपका कि लूट के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं। जब इस तरह से लिख दिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान हो गए थे कि सर पूछ रहा है ना, गलत भी करके आए थे कुछ कि सर पूछ रहा है कि लूट में कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं। तो हमने जब ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है तो जैसे डकैती में कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, डकैती में, है ना। आपराधिक आशय में कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, 5 वो 2, है ना। समान उद्देश्य में कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, 5 आवश्यक हैं, है ना। तो सर लूट में भी कुछ ना कुछ व्यक्ति तो एक तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होगा। माने क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि वो कन्फ्यूज हो गया, है ना। तो लूट में कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, आपसे पूछ रहे हैं कितने व्यक्ति लूट में, हैं, 1 व्यक्ति आवश्यक है ना। तो लूट में जो है वो 2 व्यक्ति जरूरी नहीं, 1 व्यक्ति आवश्यक है। कुछ लोग हिसाब लगाए कि साहब वो 1 व्यक्ति कैसे आवश्यक है, भाई जिसको लूट रहा है वो भी तो व्यक्ति है, तो उसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पे उसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपराधियों की संख्या की बात हो रही है कि कम से कम लूट में कितने व्यक्ति अपराधी हों, तो केवल 1 व्यक्ति। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन आपका ये। चलिए हम अगला चलते हैं, धारा 391। तो जस्ट लूट के आगामी धारा 390 में लूट है और 391 में जो है वो क्या है, डकैती है। तो लूट से बना ले लट्टू देखा आपने, लट्टू जो रस्सी मार के घुमाते हैं, देखा ना, वो कैसा होता है, गोल गोल ना। तो ये गोल गोल लट्टू हो गया, ये लट्टू है आपका लास्ट में, माने लास्ट में 0 आ रहा है। लूट में जो है लाफार लूट, लाफार लट्टू कैसा होता है, गोल होता है, 0 जैसा, है ना। तो ये याद रख लीजिए कि 3 इसमें जो है लास्ट की संख्या अंक क्या है, 0 है। तो इस तरह से आपको 390 नहीं भूलेगा ये, है ना, क्योंकि नियर अबाउट तो आप इतना जानते हैं कि यहाँ पे है। तो 390 में क्या है, लूट है, और जस्ट उसके अगली धारा, क्योंकि लूट का ही गुरुत्तर रूप क्या है, डकैती है, तो जस्ट अगली धारा कौन सी हो गई आपकी, 391। तो 391 इस तरह आपको याद हो जाएगी कि लूट की अगली धारा जो है वो डकैती को परिभाषित करती है ना। और इसमें डकैती की, जैसे हमने बताया कि लूट का ही गंभीर रूप जो है डकैती है,
और लूट अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति द्वारा की जाती है तो क्या बन जाती है, वो डकैती बन जाती है। तो यही धारा 391 में कहा गया है कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति है ना, संयुक्त रूप से, माने कि ज्वाइंट रूप से है ना, अलग अलग व्यक्तियों चाहिए, 2 डकैत अलग से आ गए, 2 डकैत यहाँ से आ गए, बस 2 लुटेरे इस तरफ से आ गए, 2 लुटेरे इस तरफ से आ गए, एक किसी तीसरे तरफ से आ गया और सबकी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पे डकैती नहीं होगी, है ना, क्योंकि उनका अपना अलग अलग गुट है ना। जबकि डकैती में चाहिए कि 5, कम से कम 5 व्यक्ति जो है वो संयुक्त रूप से एक मंशा से, है ना, उनका इंटेंशन हो चाहिए कि चलो हमको डकैती डालना है हमको, है ना। तो संयुक्त रूप से लूट करने के लिए या लूट करने का जो है प्रयत्न करने के लिए या लूट करने या प्रयत्न करने में जो है वो कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। और यदि इस तरह से इन सभी व्यक्तियों को अगर जोड़ा जाए और इनकी संख्या कितनी निकल जाए, 5 या 5 से अधिक, तो लूट क्या हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। तो लूट और डकैती में यही जो है मुख्य अंतर है। कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि लूट डकैती से किस प्रकार से भिन्न है, तो व्यक्तियों की संख्या को लेकर जो है वो। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लूट डकैती में क्या अंतर है, एक अंतर और है तो उसको भी हम बताएंगे। और एक क्वेश्चन तो आपका घिसा पिटा आप समझ ही गए होंगे, ये आता है कि डकैती के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, तो कितने व्यक्ति, 5, है ना। कितने व्यक्ति, 5, माने हमारा हाथ का पंजा है ना, हमारी 5 उंगली ना, 1 2 3 4 5, कितने व्यक्ति आवश्यक है, 5, है ना। और हर डकैती लूट है, तो डकैती में लूट शामिल होती है, डकैती में जो लूट जो है वो शामिल होती है, लेकिन हर लूट डकैती हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लूट एक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, तो लूट डकैती ही हो, हर लूट डकैती हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये कथन आता है इस तरह से, तो ये कथन जो है पूरी तरह से सत्य कथन है कि हर डकैती लूट है, लेकिन हर लूट में जो है वो डकैती हो यह आवश्यक नहीं है। तो चलिए, हमारा कल का भी टॉपिक बचा हुआ है, ये हम आपको लास्ट धारा 402 तक बताएंगे। और इसमें एक चीज़ और हम बता दें कि अभी लूट का प्रयत्न किस धारा में दंडनीय है वो बताएंगे हम आपको। और डकैती एक ऐसा अपराध है जिसकी ना केवल प्रयत्न दंडनीय है, प्रयत्न तो बहुत सारे अपराधों में दंडनीय है, लगभग हर अपराध का प्रयत्न जो है वो दंडनीय है, लेकिन तैयारी माने डकैती करने की अगर कोई व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति तैयारी करते हैं तो वो भी दंडनीय है। यहाँ तक कि डकैती के उद्देश्य से, है ना, कहीं पर इकट्ठे होकर के इकट्ठा होना, वो भी जो है वो अपराध है। तो कल हम बताएंगे कि डकैती की तैयारी भी अपराध है। और कल हम ये भी बताएंगे आपको कि आईपीसी में ऐसे कौन से 2 और अपराध हैं जिनकी तैयारी भी जो है वो दंडनीय है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, इससे हमको जो है प्रोत्साहन मिलता है। और एक प्रकार से हमारी ये ला विद्यार्थियों के लिए जो सिविल जज एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जो एलएलबी कर रहे हैं और अभी से ही जो है ला की सिविल जज एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो निसंदेह रूप से हमारी तरफ से जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। इसको देखें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, अगले वीडियो तक आपसे फिर विदाई लेता हूं। तो अगला वीडियो हमारा बता दिया कि इसी का पार्ट 2 होगा और उसमें मैं पूरा लूट और डकैती के संबंध में बहुत सारी बातें आपको जो आप शायद जानते हों या हो सकता है कुछ बातें आप ना जानते हों, सभी बातें बताने का जो है वो प्रयास करूँगा। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।